मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 16 पोषण एवं शोषण। कोई भी मानव स्वयं का शोषण नहीं चाहता है। इकाई माइनस इकाई, इकाई माइनस अनुकूल इकाई बराबर शोषण, इकाई प्लस अनुकूल इकाई बराबर पोषण। विकास और जागृति संपूर्ण सृष्टि का लक्ष्य है तथा सृष्टि में प्रत्येक जड़ इकाई की चेष्टा विकास क्रम व विकास रूप में ही है। सृष्टि में इकाई के स्वतंत्र अस्तित्व का दर्शन नहीं होता। प्रत्येक इकाई वातावरण से प्रेरित रहता ही है। सृष्टि जड़ एवं चैतन्य दो स्वरूप में है। जड़ अपने त्वा सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी रूप में है, जिसका दृष्टा मानव है, किंतु चैतन्य सृष्टि में मानव इकाई के जागृति पूर्वक स्वतंत्र स्वायत्त होने की व्यवस्था है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है अपने को सह अस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। मानव इकाई में इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं तथा जागृत मानव ने स्वतंत्रता की अनुभूति भी की है। इस अध्याय में शोषण एवं पोषण का अध्ययन मानव के संदर्भ में ही किया गया है। पोषण सहअस्तित्व के अर्थ में, इसके विपरीत शोषण है। वातावरण के संगीत से युक्त होकर स्वतंत्र अस्तित्व की अनुभूति करना मानव जागृति की चरम परिणति है। समस्त अवरोध है वह शोषक तथा सहायक समस्त तत्व पोषक है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि जागृति को अवरुद्ध करने वाली समस्त क्रियाएं शोषण हैं तथा जागृति को गतिशील करने वाली समस्त क्रियाएं पोषण हैं। प्रत्येक इकाई परस्परता से प्रभावित है, चाहे वह प्रभाव स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो। क्योंकि मानव इकाई के पोषण एवं शोषण का विश्लेषण है, अतः हमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय भेद से विश्लेषण करना होगा। अंतरराष्ट्रीय मानव समुदाय एक है तथा सबकी साम्य कामना सुख ही है। निरंतर सुख की उपलब्धि ही मानव का चरम विकास है तथा सुख की स्थिति में ही मानव अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त अनुभव करता है। सुखी मानव अन्य का पोषण करने में भी समर्थ होता है। समाधान की स्वीकृति सुख बौद्धिक स्थिति है। जीवन बल व शक्तियों की संगीतमयता व एक सूत्रता ही सुख है। सर्वमानव समाधान पूर्वक सुखी होता है। मानव ने बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि से सुख की कामना की है। यह उल्लेखनीय है कि जीवन परमाणु सर्वोच्च विकसित पद है। बौद्धिक समाधान के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व भय है। मानव कुल 3 प्रकार के भय से पीड़ित हुआ है। प्राकृतिक भय, दूसरा पाशविक भय तथा तीसरा मानव में निहित अमानवीयता का भय। उपरोक्त तीनों से कुल 4 प्रकार के से मानव भयभीत है। पहला पद भय, दूसरा मान भय, तीसरा धन भय, चौथा मृत्यु भय। भौतिक समृद्धि के लिए मानव के पास केवल 3 ही अर्थ हैं। पहला तन, दूसरा मन, तीसरा धन। भ्रमित मानव ने तन, मन एवं धन के नियोजन से ही प्राप्त प्राकृतिक ऐश्वर्यों को उपयोग तथा भोग करते हुए प्राकृतिक भय, पाशविक भय तथा मानव में निहित अमानवीयता के भय से मुक्त होने के लिए सुखानुभूति की कामना की है। भय से निवारण हेतु समुदाय रूपी सामाजिकता की कामना मानव ने किया। सामाजिकता का अर्थ ही है संबंध एवं संपर्क का निर्वाह। संबंध एवं संपर्क के निर्वाह के लिए आधारभूत प्रेरणा स्रोत 4 हैं। पहला सभ्यता, दूसरा संस्कृति, तीसरा व्यवस्था, चौथा विधि। सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और विधि पूर्वक मानव ने प्राप्त अर्थ
का नियोजन करते हुए सुख की अनुभूति की कामना की है। छोटी से लेकर बड़ी इकाई तक ने अर्थ का उपयोग और उपयोग करते हुए सुखी होने का प्रयास किया है। पर जब एकाकी प्रयोग से उसे सुख की उपलब्धि नहीं हुई तो समाज का गठन हुआ तथा ऐसे गठित समाज में संपर्क एवं संबंधों के निर्वाह के लिए नियम स्वीकृत हुए। इन नियमों का सभ्यता एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने का प्रयास किया गया तथा इन्हें आवश्यकीय तथा अनावश्यकीय नियमों के रूप में माना गया। साथ ही इन्हें ऐसा ही मानने और प्रयोग करने हेतु प्रेरणा देने के लिए व्यवस्था और विधि का जन्म हुआ। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रकाश में संस्कृति सम्मत विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त अर्थ, तन, मन और धन की सदुपयोगिता नीतियों का निर्धारण हुआ तथा इन्हें धर्म नीति की संज्ञा दी गई। धर्म नीति मानव का वैभव है। सामाजिकता एक सूत्रता को बनाए रखने के लिए तथा अमानवीयता से मुक्ति के लिए, जिससे मानव को प्राप्त अर्थ, तन, मन और धन की सुरक्षा भी होती हो, ऐसी राजनीति अध्ययन गम्य हुई। सामाजिक इकाई होने के कारण एक मानव व परिवार के तन तथा धन की सुरक्षा के साथ परिवार, समाज तथा राष्ट्र की सुरक्षा स्वयमेव सिद्ध है। यह उसी स्थिति में संभव तथा व्यवहार्य है जब मानव से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता हो। राजनीति से साकार होने वाली उपलब्धि के मूल तत्व हैं स्वाधन, स्वानारी, स्वापुरुष तथा और दया में निष्ठा, विश्वास का प्रमाण तथा परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक व्यवहार से मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय नीति से राष्ट्रीय नीति की प्रेरणा व दिशा, राष्ट्रीय नीति से सामाजिक नीति को प्रेरणा व दिशा, सामाजिक नीति से पारिवारिक नीति को प्रेरणा व दिशा और पारिवारिक नीति से मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए प्रेरणा व दिशा प्राप्त होती है। इसकी भिन्न पद्धति से भी नीति निर्धारण होता है, जिससे कि मानव समाज के लिए व्यक्ति की महत्ता तथा व्यक्ति के लिए मानव समाज की महत्ता प्रतिपादित होती है। इसके साथ ही व्यक्ति से लेकर संपूर्ण मानव समाज की एक सूत्रता का महत्व भी हृदयंगम होता है। जागृति विधि से अंतर्राष्ट्रीय नीति में अखंडता व सार्वभौमता की नीति, राष्ट्रीय नीति में विधि न्याय की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए व्यवस्था, सामाजिक नीति में स्वाधन, स्वानारी, पर, स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार की नीति और व्यक्तिगत जीवन में समझदारी संपन्न नीति से पोषण संभव है। संपूर्ण संपर्क संबंध के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। संपर्क दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक संपर्क, दूसरा मानव संपर्क। प्राकृतिक संपर्क में जागृत मानव प्राकृतिक ऐश्वर्य का उपयोग व सदुपयोग करता है। मानव संपर्क को जागृति के लिए प्रेरणा देता है पोषण है। जो जिसका मूल्यांकन नहीं करेगा वह उसका सदुपयोग नहीं करेगा या नहीं कर सकेगा। अतः मानव के हर पक्ष का मूल्यांकन आवश्यक है। किसी भी उपलब्धि के प्रति आवश्यकीय नियम सहित पूर्ण समझ की निश्चय तथा पूर्ण समझ के लिए किए गए प्रयास की मान्यता संज्ञा है। अतः संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक एवं संबंधात्मक विचार एवं तदनुसार व्यवहार से ही मानवीयता की स्थापना संभव है, अन्यथा शोषण और अमानवीयता की पीड़ा है। प्रत्येक इकाई के मूल में तीन बातें मुख्य होती हैं, पहला गठन, दूसरा उद्देश्य और तीसरा आचरण कार्यक्रम की विशिष्टता। यहाँ चूंकि व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव समाज की इकाई के संदर्भ में शोषण एवं पोषण की विवेचना है, अतः हम उपरोक्त चर्चा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विभिन्न इकाइयों के गठन, उद्देश्य और आचरण कार्यक्रम की विशेषता निम्नानुसार होने पर ही संपूर्ण मानव समाज एक सूत्रता में होकर शोषण मुक्त हो सकेगा। पहला इकाई
दूसरा गठन की विशेषता, तीसरा गठन का उद्देश्य, चौथा आसित आचरण। पहला, मानव अनुभव संपन्न जीवन एवं शरीर। गठन का उद्देश्य सुखानुभूति, न्याय सम्मत व्यवहार। दूसरा, परिवार, सीमित समझदार व्यक्तियों के समूह का संबंध प्रधान गठन। समाधान एवं समृद्धि, साधनों के लिए उत्पादन एवं प्रयोग समाधान पूर्वक। समाज, सीमित परिवारों का समूह जिसमें संबंध एवं संपर्क दोनों सम्मिलित हों। समृद्धि सहित सत्यता एवं अखंड सामाजिकता को आत्मसात करना, अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा। जागृति पूर्वक प्रचार एवं प्रदर्शन, प्रकाशन तथा प्रोत्साहन, शिक्षा संस्कार विधि से लोक व्यापीकरण। विश्व, कई राज्यों का समूह जिसके मूल गठन में मानवीयता प्रधान संयोजक तत्व है। सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मानवीयता को प्रोत्साहन सहअस्तित्व में से के लिए। उपरोक्त वर्णित उद्देश्य अर्थात तन मन और धन के सदुपयोग और तन मन और धन की सुरक्षा की पूर्ति के लिए तथा अनुकूल आचरण को व्यवहार में लाने हेतु और तदनुसार विभिन्न स्तरों के गठन की संपर्कात्मक तथा संबंधात्मक परस्परता को विश्वासपूर्वक सुदृढ़ करने के लिए एक समन्वित धर्म नीति तथा राज्य नीति आवश्यक है। जिससे एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित तथा विकसित किया जा सके जो मानव के जागृति की संपूर्ण संभावनाओं से युक्त हो। ऐसी व्यवस्था मात्र पोषण प्रधान गुणों व नीतियों से ही संपन्न होगी जो जागृति का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे मानव सुखी रहेगा। उपरोक्तानुसार धर्म नीति तथा राज्य नीति के व्यवहारान्वयन में सहायक सभी विचार तथा व्यवहार पोषक, अन्यथा में शोषक ही सिद्ध होंगे। वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए शोषण से मुक्ति आवश्यक है, जो सहअस्तित्व में अनुभवपूर्वक सर्वतोमुखी समाधान से ही मानव में प्रमाणित है। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रकाश में संपूर्ण मानव समाज के लिए समन्वित धर्म नीति तथा राज्य नीति निम्न आधारभूत सिद्धांतों की सहायता से की गई है। पहला, भूमि एक अखंड राष्ट्र। दूसरा, मानव जाति एक। तीसरा, मानव धर्म एक। चौथा, सत्ता व्यापक रूप में। राज्य अनेक, कर्म अनेक। भूमि एक, राज्य अनेक। दूसरा, मानव जाति एक, कर्म अनेक। तीसरा, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। चौथा, सत्ता व्यापक रूप में, देवता अनेक। उक्त चार सिद्धांतों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वयं सिद्ध सूत्र की निष्पत्ति होती है। वह है, मानव जाति सही में एक तथा भ्रमवश गलती में अनेक है। अनेक परस्पर विरोध होने का कारण रहस्य और उपभोक्तावाद ही है। जागृति पूर्वक सभी अनेक परस्पर पूरकता उपयोगिता विधि से एक हो जाते हैं। मानव धर्म नीति परिभाषा, सर्वमानव सुखपूर्वक जीने देना एवं जीना ही अनुभूति है। समझदार मानव सम्मत संबंध निर्वाह में ही समाधान है। समाधान समृद्धि अभय व सहअस्तित्व सहज प्रमाण प्रस्तुत करना निश्चित कार्यक्रम है। उसे मानव धर्म नीति की संज्ञा है। आवश्यकता, मानव धर्म नीति सहज समझ तथा परिपालन इसलिए आवश्यक है कि मानव प्रयोग एवं उत्पादन द्वारा प्राप्त अर्थ तथा प्राप्त प्राकृतिक संपदा के सदुपयोग की कामना करता है। लक्ष्य अथवा साध्य, अमानवीयता से मानवीयता की ओर गुणात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने हेतु समझ, साधन, अवसर तथा व्यवस्था उपलब्ध कराना जो अति मानवीयता के लिए प्रोत्साहन देने में समर्थ हो। प्रत्येक मानव में साध्य को पाने हेतु तीन बातों का होना अनिवार्य है।
पहला साधक, दूसरा साधना, तीसरा साधन। साधक, प्रत्येक मानव को साधक की संज्ञा है। वह क्रम से समझदारी सहित व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय भेद से। दूसरा साधना, तन मन तथा धन सहित मानवीय दृष्टि, विषय एवं स्वभाव सहित साध्य मानवीयता एवं अतिमानवीयता को पाने हेतु प्रयुक्त क्रिया प्रणाली को साधना की संज्ञा है। तीसरा साधन, तन मन व धन ही साधन है, सर्व मानव के लिए जागृति ही साध्य है। साधन की प्रयुक्ति कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित एवं अनुमोदित भेद से कुल 9 प्रकार की होती है। इन समस्त साधनों को 3 क्षेत्रों में ही प्रयुक्त किया जा रहा है। पहला प्राकृतिक क्षेत्र, दूसरा सांस्कृतिक क्षेत्र, तीसरा बौद्धिक क्षेत्र। सहअस्तित्व व सामाजिकता का अध्ययन व्यक्ति के जागृति एवं व्यवहार के संदर्भ में ही है। अखंड समाज का गठन समझदारी सहित समझदार व्यक्तियों के उद्देश्यपूर्ण आचरण संहिता समेत व्यवस्था प्रणाली ही है। अखंड समाज से व्यक्ति संपर्क एवं संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। मानव समाज में परस्पर निम्न संबंध दृष्टिगोचर होता है। पहला पिता माता एवं पुत्र पुत्री संबंध, दूसरा पति पत्नी संबंध, तीसरा गुरु और शिष्य संबंध, चौथा भाई और बहन संबंध, पांचवा साथी सहयोगी संबंध, छठवां व्यवस्था और समग्र व्यवस्था संबंध, सातवां मित्र संबंध। पहला पिता माता एवं पुत्र पुत्री संबंध। माता पिता के संबंध में पुत्र पुत्री के साथ मातृभाव में शरीर भाव सहित मौलिकता प्रधान रहता है तथा पितृ संबंध में मूल्य और भाव बौद्धिक जागृति प्रधान व पोषण संपन्न रहता है। मूल रूप में माता पोषण प्रधान तथा पिता संरक्षण प्रधान स्पष्ट है। माता पिता की पहचान हर मानव संतान किया ही करता है। शिशु काल की स्वस्थता का यह पहचान भी है। अतएव माता पिता जिन मूल्यों के साथ प्रस्तुत होते हैं वह ममता और वात्सल्य है। माँ ममता मूल्य के रूप में, पोषण प्रधान क्रिया होने के रूप में या कर्तव्य होने के रूप में स्पष्ट है। इसलिए माँ की भूमिका ममता प्रधान वात्सल्य के रूप में समझ में आती है। ममता मूल्य के धारक वाहक ही स्वयं में माँ है। अभिभावक संतान का अभ्युदय ही चाहते हैं, कुछ आयु के अनंतर इसका प्रमाण चाहते हैं। माता एवं पिता हर संतान से उनकी अवस्था के अनुरूप प्रत्याशा रखते हैं। उदाहरणार्थ, शैशवावस्था में केवल बालक का लालन पालन ही माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति कर्तव्य होता है तथा इस कर्तव्य के निर्वाह के फलस्वरूप वह मात्र शिशु की मुस्कुराहट की ही अपेक्षा रखते हैं। कौमार्यावस्था में किंचित शिक्षा एवं भाषा का परिमार्जन चाहते हैं। कौमार्यावस्था के अनंतर संतान में उत्तम सभ्यता की कामना करते हैं। सभ्यता के मूल में हर माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता गौरवता पाना चाहते हैं तथा केवल इस एक अमूल्य निधि को पाने के लिए तन मन एवं धन से संतान की सेवा किया करते हैं। संतान के लिए हर माता पिता अपने मन में अभ्युदय, समृद्धि तथा संपन्नता की ही कामना रखते हैं। इन सब के मूल में कृतज्ञता की वांछा रहती है। जो संतान माता पिता एवं गुरु के कृतज्ञ नहीं होते हैं उनका कृतज्ञ होना अनिवार्य है, जिससे वह स्वयं क्लेश परंपरा को प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी क्लेशित करते हैं। दूसरा पति पत्नी संबंध। दाम्पत्य जीवन की चरम उपलब्धि एक मन और 2 शरीर होकर व्यवहार करना है। दाम्पत्य जीवन में व्यवहार निर्वाह संपर्क एवं संबंध ही है। तात्पर्य यह है कि दाम्पत्य जीवन व्यक्ति के रूप में 2 है और व्यवहार के रूप में 1 है। एक मन और 2 शरीर अनुभव करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा निर्विरोध
पूर्वक अपने संबंध एवं संपर्क का निर्वाह करना ही अवसर, आवश्यकता तथा उपलब्धि है। जहाँ तक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर और यश का प्रश्न है, वह पति अथवा पत्नी दोनों में सम्मिलित रूप से रहता है तथा उनमें से किसी एक को भी मिलने पर दूसरे पक्ष में वह समान रूप में बढ़ता ही है और इसकी स्वीकृति भी है। पति पत्नी के रूप में दो शरीर एक मन होने का यही प्रमाण है। परस्परता रूपी सभी संबंधों में विश्वास मूल्य सदा सदा होना परमावश्यक है। यही मूल मुद्दा है संबंधों को पहचानने का। सभी संबंध अथवा स्थापित संबंध पहचान में होने के उपरांत शरीर काल तक निर्वाह होने की बात आती है। यही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है। संबंधों में से एक महत्वपूर्ण संबंध पति पत्नी संबंध है। इस संबंध में परस्परता में मूल्यों का पहचान इस प्रकार से होता है कि विश्वास पूर्वक सम्मान, स्नेह व प्रेम मूल्यों का निरंतर अनुभव होता है। यह समय समय पर होता है। न्यूनतम विश्वास मूल्य बना ही रहता है। प्रेम मूल्य दया, कृपा, करुणा की अभिव्यक्ति है। इस विधा में पति में मूल्यांकन के आधार पर दया, कृपा, करुणा मूल्यों का स्पष्ट होना, उसी प्रकार से पत्नी द्वारा भी इन मूल्यों का स्पष्ट होना ही प्रेम मूल्य है। वास्तविक रूप में पात्रता के अनुसार वस्तु का मूल्यांकन, पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन, योग्यता के अनुसार पात्रता का मूल्यांकन परस्परता में होना स्वाभाविक क्रिया है। यह नित्य नैमित्तिक है। नित्य मूल्यांकन का तात्पर्य हम मूल्यांकन में अभ्यस्त हो गए हैं। नैमित्तिक का तात्पर्य प्रयत्न पूर्वक, ध्यान पूर्वक मूल्यांकन करने से है। ऐसी स्थिति बारंबार होते होते मूल्यांकन सहज रूप से होना पाया जाता है। इस प्रकार योग्यता के अनुसार पात्रता, पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन विशेषकर पति पत्नी संबंध में होना अति आवश्यक है। ये दोनों मूल्यांकन के साथ ही पात्रता और योग्यता में संतुलन स्थिति को पाया जाता है। तीसरी विधि से पति या पत्नी अथवा दोनों में योग्यता पात्रता हो ही नहीं, यह दाम्पत्य जीवन अथवा किसी भी प्रौढ़ युवा में संभव ही नहीं है। यही हो सकता है कि योग्यता और पात्रता का न्यूनातिरिक्त हो सकता है। इसी में सामंजस्य को पाने के लिए दाम्पत्य जीवन का महती उपयोग होना पाया जाता है। इन तथ्यों को, पूर्व आशयों को भुलावा देना ही दुख और परेशानी का कारण है। यही भ्रम है। तीसरा, गुरु और शिष्य संबंध। गुरु की ओर से शिष्य के प्रति आशा बंधी रहती है कि जो अध्ययन कराया जाता है उसका बोध शिष्य को होगा। शिष्य की गुरु से प्रत्याशा रहती है कि उसकी वांछा तथा जिज्ञासा के आधार पर उन्हीं दिशाओं में गुरु द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। गुरु और शिष्य दोनों में उपलब्धि की कामना की साम्यता है। प्रक्रिया में पूरकता है। एक प्रदाता है और दूसरा प्राप्त करता है। प्राप्तकर्ता और प्रदाता की एक ही अभिलाषा है कि बोधपूर्ण हो जाए। शिष्य का अर्थ बोधपूर्ण हो जाता है। शिष्य का अर्थ बोधपूर्ण हो जाता है। उस समय गुरु पर्व मनाता है, अर्थात गुरु को प्रसन्नता की अनुभूति होती है, जिसको वात्सल्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि हर एक बड़े अपने से छोटों में वांछित गुणों की प्रसारण क्रिया में तत्पर रहते हैं। इसके बदले में जो तोष उत्सवित होना वे पाते हैं, वही इसकी उपलब्धि है। प्रदाय के बदले में किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रहती। शिष्य का गुरु के साथ विश्वास सहित पहचान किया रहना सहज है। यह स्वाभाविक मिलन है, योग मिलन के रूप में स्पष्ट होता है। गुरु शिष्य का योग अपने में जागृति के आकांक्षा पूर्वक कार्य, व्यवहार और अध्ययन करना, क्योंकि गुरु ही अध्ययन कराने वाला होना सुस्पष्ट है। अध्ययन कराने के क्रम में सदा सदा शिष्य द्वारा ग्रहण करने की अपेक्षा व विश्वास समाया रहता है। उसमें जितने भी शिष्य सार्थक होते हैं, गुरु में प्रसन्नता का स्रोत समाया रहता है। यह स्पष्ट हो चुका है।
यही गुरु शिष्य के परस्परता में सफलता का प्रमाण है। जैसे जैसे शिष्य का आकांक्षा और जिज्ञासा शांत होता है, वैसे ही सभी संशय दूर होते जाता है। ऐसे संशय मुक्ति विधि से गौरव, श्रद्धा, कृतज्ञता मूल शिष्य में गुरु के लिए अर्पित होना पाया जाता है। इस प्रकार गुरु शिष्य में मूल्यों का मूल्यांकन पूर्वक उत्सवित होना स्वाभाविक होता है। चौथा, भाई और बहन संबंध। भाई और बहन के संबंध को सौहार्द भाव के नाम से जाना जाता है। इसमें परस्पर जागृति की प्रत्याशा एवं उत्साह है। एक की जागृति दूसरे पक्ष के जागृति को आप्लावित कर देता है। जैसे यदि कोई बहन किन्हीं विशेष सद्गुणों से संपन्न है, तो इसके कारण बहन स्वयं में जितना आप्लावित है, उतना ही अथवा उससे अधिक आप्लावन भाई में पाया जाता है। इसी प्रकार भाई का भाई के साथ, बहन का बहन के साथ पाया जाता है। भाई बहन की पहचान एक निश्चित आयु में हो पाती है। पहचान होते ही परस्परता में सच्चाई, समझदारी और परिवार सम्मत अथवा जागृत मानव परिवार सम्मत अपेक्षा के अनुसार कौमार अथवा में अवस्था में आज्ञा पालन, सहयोग और अनुसरण जैसे कार्यों में परस्पर मूल्यांकन होना पाया जाता है। यही मित्रों के साथ भी होता है। जब भाई बहन इन मुद्दों पर मूल्यांकन करने लगते हैं, तब भी अभिभावक और गुरुजनों के साथ आज्ञा पालन संबंध रहता ही है। अनुसरण भी इन्हीं दो पक्षों में जुड़ा रहता है। मूल्यांकन में ये सब बात स्पष्ट होना स्वाभाविक रहता है। जहाँ तक सहयोग की अभिव्यक्ति है, इसमें एक दूसरे को अधिकाधिक सटीकता की और विचार अथवा प्रकाशित होने की संभावना बनी ही रहती है। कौमार और युवावस्था के बीच भाई बहन के परस्परता में अनुशासन की बात आती है। अनुशासन आज्ञा पालन के क्रम में एक पक्षीय हो पाते हैं। अनुशासन गुरुजनों व अभिभावकों से जीने में प्रमाणित रहने के आधार पर अनुशासन बोध संतानों में होना स्वाभाविक है। इन्हीं तथ्य के आधार पर हर मानव संतान अनुशासन को अपने विचारों से जोड़ना शुरू करता है। उसी के साथ आवश्यक, अनावश्यक तथा उपयोगी अनुपयोगी विधा में भी वैचारिक प्रयुक्तियां होना स्वाभाविक रहता है। इस प्रकार अनुशासन आवश्यकता उपयोगिता के आधार पर स्वीकृत होना शुरू होता है। शनैः शनैः हर मानव संतान क्रम से अनुशासन में दक्ष होना पाया जाता है। इन सभी विधाओं में मानव संतान गुजरता हुआ अर्थात आज्ञा पालन अनुशासन प्रक्रिया से सोच विचार प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ अपने आप में निश्चय की प्रक्रियाएं आरंभ होते ही यही निश्चयन प्रक्रिया सुस्थिर होना ही आज्ञा पालन है और अनुशासन के आशय रहता ही है। जैसे ही युवावस्था में पहुंचते हैं, स्वाभाविक रूप में स्वानुशासन का प्रमाण आवश्यकता के रूप में होता ही है। यही अभ्युदय का प्रमाण होना पाया जाता है। स्वानुशासन सर्वतोमुखी समाधान के रूप में ही प्रमाणित होता है। यही मानव संचेतना की अपेक्षा और सार्थकता है। यह शिक्षा संस्कार कार्यों से लोक सुलभ होना पाया जाता है। जागृत मानव परंपरा में ही मानवीय शिक्षा संस्कार सार्थक होना पाया जाता है। इस विधि से कार्य व्यवहार विचार संपन्न होते हुए भाई बहन मित्र संबंधों में विश्वास पूर्वक सम्मान व मूल्यांकन पूर्वक परस्परता में स्नेह मूल्य को सदा सदा प्रमाणित करना होता है। इस विधि से इन संबंधों में विश्वास सम्मान स्नेह मूल्य प्रधान रहता है और साथ ही प्रेम मूल्य स्पष्ट होना भावी रहता है। पांचवा, साथी सहयोगी संबंध। एक दूसरे के लिए पूरक विधि से सार्थक होना पाया जाता है। यह संबंध सहयोगी की कर्तव्य निष्ठा से व साथी के दायित्व निष्ठा से सार्थक होना पाया जाता है। यह परस्पर पूर्वक संबंध है। इनमें मूल मुद्दा दायित्व को निर्वाह करना, कर्तव्यों को पूरा करने में ही परस्परता में संगीत होना पाया जाता है। यह जागृत परंपरा की देन है। इसमें मुख्यतः विश्वास मूल्य रहता ही है। गौरव सम्मान स्नेह मूल्य अर्पित रहता है।
सहयोगी के प्रति सम्मान मूल्य विश्वास के साथ अर्पित रहता है। इस विधि से मंगल मैत्री होना स्वाभाविक है। छठा, समझदार मानव परंपरा में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का संबंध। मानवत्व सहित व्यवस्था में विधि समाई रहती है। विधान निर्वाह रूप में प्रमाणित होता है। व्यवस्था का धारक वाहक जागृत मानव ही होता है। व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए मानव को जागृत होना रहना आवश्यक है। जागृति पूर्वक ही हर मानव, हर नर नारी जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। सामाजिक दायित्व का प्रमाण हर समझदार परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में प्रमाणित होता है। यह क्रमशः संपूर्ण मानव का एक इकाई के रूप में पहचान पाना बन जाता है। पहचानने के फलन में निर्वाह करना बनता ही है। ऐसी निर्वाह विधि स्वाभाविक रूप में मूल्यों में अनुबंधित रहता ही है। यही व्यवस्था में भागीदारी की स्थिति में परिवार व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय या विश्व परिवार व्यवस्था तक स्थितियों में भागीदारी की आवश्यकता रहता ही है। ऐसे भागीदारी के क्रम में मानव अपने में से समझदारी विधि से प्रस्तुत होना बनता है। समझदारी विधि से ही हर नर नारी व्यवस्था में भागीदारी करना सुलभ, सहज और आवश्यक है। इसी क्रम से मानव लक्ष्य प्रमाणित होते हैं, जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में पहचाना गया है। इसे प्रमाणित करना ही मानवीयतापूर्ण व्यवस्था है। सातवां, मित्र संबंध। समाधान, समृद्धि, सहज समानता ही मित्र संबंध है एवं सर्वतोमुखी समाधान में सहभागिता हो उसकी मित्र संज्ञा है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि एक पक्ष यदि किसी विपरीत घटना या परिस्थिति से घिर जाए तो दूसरा पक्ष अपना पूरा तन, मन और धन व्यय करने के लिए तथा मित्र को उस घटना विशेष अथवा परिस्थिति विशेष से उबारने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। यही मित्रता की चरम उपलब्धि है। घटनाग्रस्त या परिस्थितिग्रस्त मित्र की जो कठिनाइयां हैं वह पूरी की पूरी दूसरे मित्र को प्रतिभासित होती हैं। मित्रता की कसौटी ही यह है कि परस्पर की कठिनाइयों को दूसरा पक्ष सटीक स्वीकार लेता है और यदि उसका परिहार है तो उसके लिए अपनी शक्तियों को नियोजित करता है। मित्रता की निरंतरता न्यायपूर्ण व्यवहार से ही सफल होती है। निर्वाह के इन समस्त संबंधों से व्यष्टि से समष्टि तक पोषक अन्यथा शोषक सिद्ध है। मित्र मित्र संबंध की परस्परता में विश्वास, सम्मान व स्नेह मूल्य प्रधान है एवं प्रेम संबंध भावी रहता है। मानव के लिए सुख ही धर्म है। सुख की आशा से ओतप्रोत मानव को एक क्षण के लिए भी इस कामना से विमुख नहीं किया जा सकता। धर्म की परिभाषा ही इस प्रकार की गई है कि जिससे जिसका वियोग न किया जा सके अथवा जिसका वियोग संभव न हो वह उसका धर्म है। धर्म की इसी परिभाषा के आधार पर पदार्थ का धर्म अस्तित्व, अन्न व वनस्पति का धर्म पुष्टि, जीवों का धर्म जीने की आशा और मानव का धर्म सुख प्रतिपादित किया गया है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि हर विकसित अवस्था की इकाई में अविकसित इकाई का धर्म विलय रहता ही है। ऊपरी वर्णित संबंध एवं संपर्क में तारतम्यात्मक व्यवहार पक्ष के अनुसांगिक मानव का विभिन्न विभूति परक एवं स्थिति परक अध्ययन आवश्यक तथा वांछनीय है। अस्तु, सभी मानव अबाल वृद्ध निम्न 12 स्थिति में गण्य हैं। ये सभी सुखी होना चाहते हैं। सुख भी नियम से, दुख भी नियम से होना सिद्ध हुआ है। अतः निम्न 12 स्तर में पाए जाने वाले मानव किन नियम सिद्ध प्रक्रिया द्वारा सुखी होना पाए जाते हैं, उसका स्पष्टीकरण निम्नानुसार है। यह सब व्यवहार संबंध व संपर्कात्मक है। पहला, बलवान दयापूर्वक सुखी होता है। दूसरा, बुद्धिमान विवेक तथा विज्ञान पूर्वक। तीसरा, रूपवान सच्चरित्रता पूर्वक। चौथा, पदवान न्याय पूर्वक। पांचवा, धनवान उदारता पूर्वक।
छठवां विद्यार्थी निष्ठापूर्वक, सातवां सहयोगी कर्तव्य पूर्वक, आठवां तपस्वी संतोष पूर्वक, 10वां लोक सेवक स्नेह पूर्वक, 11वां सहअस्तित्व ईश्वर में प्रेम पूर्वक मानव सुखी होता है, 12वां रोगी तथा बालक के साथ आज्ञा पालन के रूप में सुखानुभूतियां सिद्ध हुई हैं। धर्म नीति के परिपालन से समस्त संपर्कात्मक तथा संबंधात्मक व्यवहार में क्या अपेक्षा की जाती है जिससे कि जीवन सफल होता है, नीचे दर्शाया गया है। ऐसी धर्म नैतिक व्यवस्था तथा इसके लिए किया गया समस्त व्यवहार, प्रयोग तथा प्रयास अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का पोषक है। पहला, पुरुष का जीवन यतित्व से सफल है। पुरुष में जागृति को प्रमाणित करना यतित्व है। दूसरा, स्त्री का जीवन सतीत्व से सफल है। स्त्रियों में जागृति का प्रमाणित होना सतीत्व है। तीसरा, माता पिता का जीवन व्यक्तित्व से। चौथा, पुत्र का जीवन नैतिकता के प्रति निष्ठा से। पांचवा, व्यवस्था न्यायपूर्ण नियम के समर्थन व पालन से। छठा, प्रजा का जीवन समग्र व्यवस्था में भागीदारी से। सातवां, गुरु का जीवन अनुभव को प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराने से। आठवां, शिष्य का जीवन गुरु द्वारा कराए गए अध्ययन के द्वारा अर्थबोध संपन्नता से। नौवां, सहयोगी का जीवन कर्तव्य को निर्वाह करने से। 10वां, साथी का जीवन दायित्वों को निर्वाह करने से। 11वां, भाई या बहन का जीवन एक दूसरे के अनन्य जागृति की आशा से तथा स्नेह सहित दायित्व वहन करने से। 12वां, मित्र का जीवन परस्पर उदारता पूर्ण समृद्धि सहित सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने से सफल है। उपरोक्तानुसार व्यवहार करने में मानव सफल हो जाए, यही धर्म नैतिक व्यवस्था का उद्देश्य है तथा शोषण के लिए प्राप्त समस्त प्रवृत्तियों का मूल निराकरण मात्र उपरोक्तानुसार प्रतिष्ठित आचरण से ही संभव है। इसी विधि से अखंड समाज का प्रतिष्ठित होना स्पष्ट है। मानव राज्य नीति परिभाषा। राज्य नीति का अर्थ तन मन एवं धन की सुरक्षा के लिए विधि व्यवस्था प्रदान करने हेतु जो निश्चित कार्यक्रम है उसे राज्य नीति संज्ञा है। राज्य जिस भू क्षेत्र में मानव का आवास है और साथ ही जो सार्वभौम व्यवस्था तंत्र में भागीदारी हो उसे राज्य संज्ञा है। आवश्यकता मानव प्रयोग व व्यवसाय द्वारा प्राप्त अर्थ तथा प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा की कामना करता है क्योंकि उसमें उसका श्रम नियोजित एवं प्रयोजित है। ऐसा सुरक्षा के लिए राज्य नीति का अध्ययन व समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी का परिपालन आवश्यक है। लक्ष्य अथवा साध्य। राज्य नीति का लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अक्षुण्णता है। अमानवीयता से मानवीयता की ओर प्रगति हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए साधन, अवसर तथा व्यवस्था की स्थापना एवं सुरक्षा जो अतिमानवीयता को प्रोत्साहन देने में समर्थ हो। राजनीति सहज लक्ष्य को सार्थक और सर्वजन सुलभ बनाने की कामना से समझदारी की आवश्यकता है। समझदारी सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन, ज्ञान, चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन ज्ञान और मानवीयता रूपी आचरण ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। हर नर नारी इसका ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता होने के योग्य ही है। इसे एक से अनेक मानव तक बोधगम्य, अनुभवगम्य रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है। यही एकमात्र उपलब्धि अथवा जागृति ही संपूर्ण भ्रम को दूर करने के लिए पर्याप्त है। जागृत मानव परंपरा से में राज्य का स्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र अध्ययन से और आचरण से व्याख्या होने के आधार पर विधि को पहचानने के मुख्य रूप से 5 मुद्दे पाए गए हैं। पहला, मानवीय शिक्षा संस्कार। दूसरा, न्याय सुरक्षा। तीसरा, उत्पादन कार्य। चौथा, विनिमय कोष। पांचवा, स्वास्थ्य संयम के रूप में गण्य है। राज्य प्रक्रिया में उक्त 5 व्यवस्थाएं सार्वभौमिकता के अर्थ में ही सार्थक होना पाया जाता है।
मानवीय शिक्षा संस्कार की सफलता अर्थबोध होने के रूप में है। न्याय सुरक्षा की सफलता संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन पूर्वक उभय तृप्ति के रूप में सार्थक होना पाया जाता है। उत्पादन कार्य हर परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि के अर्थ में सार्थक होना पाया जाता है। विनिमय कोष श्रम मूल्य के पहचान सहित श्रम विनिमय पद्धति से सार्थक होता है। और स्वास्थ्य संयम मानव परंपरा में जीवन जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर की स्थिति गति के रूप में सार्थक होता है। यह सब मानव सहज जागृति के अक्षुण्णता का द्योतक है अथवा सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज और उसकी अक्षुण्णता का द्योतक है। यही राज्य वैभव का स्वरूप है। इस विधि से हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है। यदि समस्या है तो समाधान है ही। समाधान के आधार पर निश्चितता को पाना अनिवार्य है। कोई भी मानव अनिश्चित विधि व व्यवस्था नहीं चाहता। विधि एवं व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं निष्ठा की निरंतरता के लिए सार्वभौम विधि व्यवस्था आवश्यक है। इसके पूर्व में न्यायवादी व अवसरवादी व्यवहार का विश्लेषण किया जा चुका है। अवसरवादी नीति से अनिश्चित दिशा गति एवं घटना ही संभव है, जिससे व्यवस्था में स्थिरता तथा विश्वास नहीं उत्पन्न कराया जा सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि न्यायवादी नीति के विकास तथा व्यवहारान्वयन के लिए मानवीयता ही आधार है। विधि का लक्ष्य है निषेध पर विजय, समाधान और व्यवस्था का लक्ष्य है विधि का संरक्षण एवं संवर्धन। उपरोक्तानुसार निर्णीत विधि से मानवीयता की विजय होता है तथा ऐसी विधि के लिए दी गई व्यवस्था का लक्ष्य मानवीयता का संरक्षण एवं संवर्धन ही है। इस प्रकार मानवीयतापूर्ण परंपरा विधि व व्यवस्था की उपलब्धि विश्वास है। विधि व मूल सूत्र मानवीयतापूर्ण आचरण ही है। मानव परस्पर में जागृत मानव ही शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है। शिक्षा का प्रयोजन है अखंड सामाजिकता का सूत्र एवं व्याख्या, समाधान, समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व। इस विधि से समाज अखंडता और सार्वभौमता के रूप में वैभवित होता है। ऊपरी वर्णित धर्म नैतिक तथा राज्य नैतिक व्यवस्था के लिए जो मानवीयतापूर्ण दृष्टि स्वभाव तथा विषयों को व्यवहार में आचरित करने योग्य अवसर तथा साधन प्रस्तुत हो सके, शिक्षा नीति समस्त मानव समाज द्वारा बौद्धिक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र में ही विभिन्न कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों में किया गया कार्य ही मानव के लिए संपूर्ण व्यवहार कार्य है। राजनीति का लक्ष्य तन मन एवं धन की सुरक्षा है तथा इसके लिए विधि तथा व्यवस्था प्रदान करना है। इस प्रकार में यह जान लेना आवश्यक है कि बौद्धिक नियम की अवधारणाएं ही क्रम से व्यवहार काल में प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक नियमों का अनुसरण करती हैं, जिससे जागृति प्रमाणित होती है। यहाँ हम बौद्धिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में किए जा रहे व्यवहार के विधि व निषेध पक्ष का अध्ययन करेंगे। सदुपयोगी राज्य नीति के निर्धारण के लिए विधि व निषेध निम्नानुसार परिलक्षित होता है। बौद्धिक क्षेत्र: विधि जागृत मानव प्रवृत्ति, निषेध भ्रमित मानव प्रवृत्ति। पहला, समृद्धि। समृद्धि का प्रमाण व्यय के लिए आय, संग्रह, आय को व्यय से मुक्त करने का प्रयास। जागृत मानव प्रवृत्ति: स्नेह, सामाजिक नियम से निर्विरोधता का प्रमाण। भ्रमित मानव प्रवृत्ति: द्वेष, आवश्यकीय नियम का विरोध, दूसरे का नाश, शोषण से स्वरक्षा की स्वीकृति। जागृत मानव की स्वीकृति: विद्या, सहअस्तित्वपूर्ण समझ, समझदारी का प्रमाण। भ्रमित मानव प्रवृत्ति: अविद्या, संशयात्मक एवं विषयात्मक प्रवृत्ति, अधिमूल्यन, अमूल्यन, निर्मूल्यन प्रवृत्ति। चौथा, जागृत मानव प्रवृत्ति: सरलता, दिखावा रहित स्पष्टता, सहज प्रामाणिक जीवन व मूल्यांकन का प्रमाण। अभिमान, दिखावापूर्ण जीवन, अपने में अधिमूल्यन। पांचवा, अभय, विवेक साधना का प्रमाण। भय, अविवेक। सांस्कृतिक क्षेत्र:
जागृत मानव प्रवृत्ति स्वधन प्रतिफल परितोष पुरस्कार संपन्नता का प्रमाण। भ्रमित मानव प्रवृत्ति परधन शोषण एवं पाखंड पूर्वक प्राप्त धन। दूसरा स्वनारी या स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार सामाजिक निर्णय अनुसार प्रमाण। भ्रमित मानव प्रवृत्ति पर नारी पर या पर पुरुष सामाजिक निर्णय के प्रतिकूल। जागृत मानव प्रवृत्ति दया जीने देना पात्रता के अनुसार वस्तु सुलभता का प्रमाण। भ्रमित मानव प्रवृत्ति पर पीड़ा दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप। प्राकृतिक क्षेत्र प्राकृतिक संपत्ति खनिज व वन का उनके उत्पादन के अनुपात में व्यय प्रमाण। प्राकृतिक संपत्ति का उत्पादन से अधिक व्यय अतिरिक्त व्यय। प्राकृतिक संपत्ति के संतुलन में पूरक होने का प्रमाण। उत्पादन में अनानुपातीय दोहन व प्राकृतिक वैभव में हस्तक्षेप एवं शोषण धरती क्षतिग्रस्त। प्राकृतिक वैभव में आवर्तनशीलता को बनाए रखना। प्राकृतिक आवर्तनशीलता में बाधा उत्पन्न करना। अनावर्तीय द्रव्यों का शोषण करना। उपरोक्तानुसार विधि एवं निषेध को मूल आधार मानकर समस्त अर्थ तन मन एवं धन की सुरक्षा की नीति निर्धारित होना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य नीति निम्न 6 दृष्टिकोण से निर्धारित की जानी चाहिए तथा उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर मानव के सहअस्तित्व जागृति तथा समृद्धि की दृष्टि से व्यवस्था तथा स्वानुशासन का सामान्यीकरण महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा सहअस्तित्व सिद्धांत से। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन सिद्धांत आवर्तनशील विधि से। तीसरा, उत्पादन सुरक्षा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के सिद्धांत से। चौथा, विनिमय सुरक्षा श्रम नियोजन व विनिमय सिद्धांत से। पांचवा, विद्या अध्ययन संस्कार सुरक्षा सहअस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान विधि से। नैतिक सुरक्षा तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा से। राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय जनजाति राष्ट्र में रहने वाले मानव में राष्ट्रीय स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार धारणा एवं निष्ठा को सुरक्षित रखना। राष्ट्रीय सुरक्षात्मक नीति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज है जिससे राष्ट्रांतर्गत व्यक्ति परिवार तथा समाज को सुरक्षा का अनुभव हो सके और प्रत्येक व्यक्ति भय से रहित होकर व्यवसाय एवं व्यवहार में रत हो सके, जिससे समाधान समृद्धि पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकने का अवसर उपलब्ध हो। स्पष्ट है कि ऐसी नीति मात्र मानवीय दृष्टि को लक्ष्य में रखकर ही निर्धारित की जा सकती है। साथ ही ऐसी नीति में अन्य राष्ट्रों के शोषण की कोई संभावना न होने से परस्पर सहअस्तित्व के लिए विश्वास के आधार का निर्माण होगा। आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय अर्थ सुरक्षा का नीति निर्धारण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाना चाहिए। व्यवस्था पहला, व्यवस्था द्वारा सभी व्यक्तियों में उनकी क्षमता पात्रता एवं योग्यता के आधार पर उत्पादन कार्य में प्रवृत्त होने वाली नीति का विकास। इसका स्पष्ट स्वरूप परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन से है एवं समाधान समृद्धि हर परिवार में प्रमाणित होने से है। दूसरा, परिवार समृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना तथा तदनुरूप साधन सुलभता करने की नीति को अपनाना। तीसरा, समाधान समृद्धि के अर्थ में तृप्ति को सर्वसुलभ करना। चौथा, जागृति सहज क्षमता योग्यता एवं पात्रता के आधार पर सम्मान व गौरव प्राप्त प्रदान करना। पांचवा, उत्पादन हेतु अधिकतम श्रम व साधन व्यय करने हेतु प्रोत्साहन देने वाली नीति का विकास करना। छठा, अनेक जाति वर्ग मत संप्रदायों एवं पक्षात्मक विचारों से मुक्त समाधान पूर्ण मानवीयता सहज अखंड समाज नीति का विकास करना। सातवां, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार नीति का पालन करना।
आठवां, हर परिवार में समाधान, समृद्धि, सहज आधार पर अमीरी गरीबी का असंतुलन समाप्त करना। नौवां, व्यवस्था के अंतर्गत हर आयु वर्ग के नर नारियों को न्याय सुलभ कराने वाली पद्धति का विकास करना। समस्त अर्थनीति द्वारा मानवतापूर्ण दृष्टि, स्वभाव व विषय को लक्ष्य में रखते हुए समस्त संपर्क तथा संबंधों का निर्वाह करने में व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक को समृद्धि होने की पूर्ण संभावना होनी चाहिए, जिसका मूर्त रूप स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण क्रियाओं में निष्ठा एवं परधन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ात्मक क्रियाओं का निराकरण ही है। क्योंकि अंततोगत्वा समस्त संपर्क एवं संबंध और संपत्ति का साकार व्यवहार्य रूप स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार ही है। उत्पादन सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति के श्रम और तकनीक का पूर्ण सदुपयोग करते हुए अर्थ के उत्पादन की दिशा में किए गए प्रयास की उत्पादन संज्ञा है। प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता एवं कला मूल्य को स्थापित करना ही उत्पादन है। प्राप्त श्रम एवं तकनीक का सदुपयोग ही अर्थ सुरक्षा है। मानव के लिए आवश्यकीय उत्पादन मुख्यतः दो ही हैं, पहला कृषि और दूसरा उद्योग। अन्य जितने भी व्यवसाय हैं वह इनके आश्रय में तथा इनके पूरक सिद्ध होते हैं। उत्पादन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को निम्न तथ्यों के आधार पर नीति निर्धारण करना चाहिए। पहला, निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य को वरीयता प्रदान करना। दूसरा, निपुण एवं कुशल व्यक्ति को साधन उपलब्ध कराना। तीसरा, मानव उपयोगी वस्तुओं यथा आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूर श्रवण तथा दूरदर्शन के लिए वस्तुओं का उपकरणों पर प्रयोग तथा प्रयास को सहायता देने वाली नीति का विकास करना। चौथा, अधिकाधिक उत्पादन करने वाली निपुणता तथा कुशलता का समझदारी के साथ सामान्यीकरण करने वाली नीति का विकास करना। पांचवा, श्रम के फल का शोषण न हो, ऐसी नीति का विकास करना। व्यवसाय की सुरक्षा के लिए नीति निर्धारण करते समय न्याय के आश्रय से यह न्यायोचित उत्पादन नीति का विकास करने से ही संपर्क एवं संबंधों के निर्वाह हेतु उपयुक्त उपयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रयोग व व्यवसाय के लिए समुचित अवसर उपलब्ध हो सकेगा। चौथा, विनिमय सुरक्षा, उत्पादित वस्तुओं को श्रम मूल्य मूल्यांकन सहित दूसरों को प्राप्त कराने वाले प्रयास की विनिमय संज्ञा है। विनिमय सुरक्षा के लिए निम्न आधार पर नीति निर्माण होना चाहिए। पहला, लाभ हानि मुक्त वितरण हेतु सह अस्तित्ववादी दृष्टि व वितरण पद्धति को प्रोत्साहित करने वाली नीति का निर्धारण करना। दूसरा, श्रम मूल्य और श्रम विनिमय आधारित विनिमय पद्धति को विकसित करना। अंतरराष्ट्रीय विनिमय लाभ हानि रहित होना आवश्यक है, जो वस्तु व श्रम मूल्य के रूप में ही सफल है। पांचवा, विद्या अध्ययन सुरक्षा, अस्तित्व मूलक, मानव केंद्रित, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववादी विचार विधि से विधिवत वस्तु स्थिति का अध्ययन कराने वाली जानकारी की विद्या संज्ञा है। अध्ययन को सफल बनाने का दायित्व अध्यापक, अध्यापन तथा शिक्षा वस्तु और प्रणाली पर है, क्योंकि यह चारों परस्पर पूरक हैं। शिक्षा प्रणाली, अध्यापक, माता पिता तथा अध्ययन, यह सब एक सूत्रात्मक होने से ही सफल विद्या अध्ययन पद्धति का विकास संभव है, जिससे कृतज्ञता तथा सहअस्तित्व का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए धर्म नीति और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूपी राज्य नीति का निर्भम ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा नीति का लक्ष्य मानवीय दृष्टि, प्रवृत्ति व स्वभाव, सहज ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी संपन्न नागरिकों का निर्माण, जिनमें अतिमानवीयता के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा नीति की सफलता निम्न सूत्रों से है। पहला, विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन। दूसरा, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का अध्ययन। तीसरा, अर्थशास्त्र के साथ प्राकृतिक एवं वैयक्तिक ऐश्वर्य के सदुपयोगात्मक तथा सुरक्षात्मक नीति का अध्ययन, नीति पक्ष का अध्ययन। चौथा, समाज शास्त्र के साथ मानवीय संस्कृति तथा सभ्यता का अध्ययन।
पांचवा, राजनीति शास्त्र के साथ मानवता के संरक्षण एवं संवर्धन के नीति पक्ष का अध्ययन। छठा, दर्शन शास्त्र के साथ क्रिया पक्ष का अध्ययन। सातवां, इतिहास एवं भूगोल के साथ मानव तथा मानवीयता का अध्ययन। आठवां, साहित्य शास्त्र के साथ तात्विकता का अध्ययन। छठा, नैतिक सुरक्षा। यह मूलतः जीवन जागृति पर आधारित है। जागृति पूर्वक ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को पहचानना होता है। फलस्वरूप नैतिकता प्रमाणित होती है। यही सदुपयोग सुरक्षा का अर्थ है। सर्व शुभ हो।